जिया न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश शुक्ला। वक्त है बातों बातों का। बातों बातों में एक बहुत सारी बातें ऐसी राजनीति में उथल हो रही है कि जिसमें बयानों का दौर जारी है। एक तरफ से बयान में कहीं नरेंद्र मोदी के लिए नरमी देखी जाती है, तो दूसरी तरफ से हाथ मिलाने का सुध भी कहीं निकालने की कोशिश की जाती है। एक तरफ कांग्रेस का साथ भी होता है, फिर भी मोदी के लिए बयानों में नरमी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है तारिक अनवर साहब, एनसीपी के वो नेता जो अब एक बार कटियार से अपने भाग्य को भी आजमा रहे हैं, प्लस राज्य मंत्री भी हैं कृषि विभाग में। और उसके लेकर अभी एक विवाद भी चल रहा है कि कृषि को लेकर जिस तरीके के हालात बने हुए हैं हिंदुस्तान में, ओले की मार वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत, और आपकी मजबूरी कि आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। नहीं, हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं क्योंकि अभी इलेक्शन की घोषणा हो गई है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। और जब आचार संहिता लग जाती है तो कोई भी काम करने के लिए इलेक्शन कमीशन से पहले प्रायर परमिशन लेना पड़ता है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने, चूँकि वहाँ हमारी गवर्नमेंट है कांग्रेस एनसीपी की, तो उन्होंने परमिशन मांगा है और केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ रुपया की मांग की है राज्य सरकार ने, ताकि जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति की जा सके। तो उसके अलावा भी जो तत्काल रिलीफ हो सकता है वो राज्य सरकार की ओर से दिया जा रहा है। तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो रहा है, लेकिन ये कुदरती मार है, ये एक नेचुरल कैलामिटी है। तो कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर इस तरह की यकायक कोई आपत्ति आ जाती है तो उसका सामना करना हर के लिए मुश्किल है। लेकिन उसके बाद जो नुकसान हुए हैं उसको कैसे उसकी पूर्ति हो, इस बात की कोशिश राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। तारिक भाई, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपकी कोशिशें हैं, चुनाव आयोग ने आपको इजाज़त भी दे दी है, बल्कि इजाज़त के तरीके बस डिफरेंट है कि डीएम के माध्यम से ही आपको चलना पड़ेगा। राहत सामग्री डीएम तक पहुंचा दीजिए, पैसे फंड डीएम तक पहुंचा दीजिए, वो किसानों तक पहुंचा देगा। शुरुआत हो गई है। शुरुआत अभी तक जो गोपीनाथ मुंडे आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष में बैठे हुए नेता हैं, उसके अलावा विपक्ष में वहाँ पे बीजेपी और शिवसेना है, वो सीधा सीधा आपके ऊपर आरोप लगा रही है कि वादे हैं, वादे खोखले हैं, डीएम तक किसी प्रकार की भी सामग्री नहीं पहुंची। चूँकि चुनाव सामने है तो उस नज़रिए से वो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन सरकार बहुत गंभीर है। वहाँ मुख्यमंत्री का दौरा हो चुका है, वो राज्य के दूसरे मंत्रियों का दौरा हो चुका है और सब लोग उसमें लगे हुए हैं। सब काम छोड़ के उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी उसको दी जा रही है। मुंडे जी को वो नज़र नहीं आएगा, चूँकि चुनाव सामने है, उनको चुनाव मुंडे जी का ऐसा क्या हो जाता है? मुंडे जी कि भाई विपक्ष में है तो विपक्ष की जो ऐनक होती है वो डिफरेंट होती है। हम भी जहाँ विपक्ष में होंगे हमारी ऐनक बदल जाएगी, देखने का अंदाज़ बदल जाएगा। तो वो देखने का अंदाज़ बदल जाता है। हाँ, हम उनको ये ज़रूर एक राय देंगे कि जितना मोदी जी पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, उसमें से कुछ पैसा अगर रिलीफ फंड में दे दिया जाए तो बेहतर होगा। कुछ लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी का भी सहयोग इसमें मिला है। मोदी जी के ऊपर करोड़ों अरबों खर्च हो रहे हैं मोदी जी की ब्रांडिंग को लेकर, लेकिन आपकी ही नेता सुप्रिया जी भी साफ साफ बोलती हैं कि जिस तरीके से मोदी हैं उनको उसी आधार पर लेना चाहिए। कोर्ट के फैसले के बाद उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो लगातार लगा रही है कांग्रेस, उससे बचें, क्योंकि कोर्ट का फैसला आ चुका है। अब मोदी की नहीं, उनको इस बात की शायद जानकारी पूरी नहीं है, क्योंकि ये जो एसआईटी का जो रिपोर्ट आई है, जिसको मजिस्ट्रियल कोर्ट ने, जिसमें एक तरह से मुक्त उनको रिलीफ दिया है नरेंद्र मोदी जी का, ये फाइनल नहीं है। ये अभी बहुत सबसे लोएस्ट कोर्ट है ये। अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट उनको निर्दोष नहीं करार दे देती है, तब तक के वो देश की नज़र में, आवाम की नज़र में वो कल्प्रिट हैं। लोग कभी भी इस बात को नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि खुद उनके ही जो उस समय पार्टी के अध्यक्ष थे वेंकैया नायडू, उनका बयान अभी 4 दिन पहले आया है, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि उस समय 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फैसला कर लिया था कि नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री के पद से हटाना है, लेकिन पार्टी के अंदर जो एक दूसरी लॉबी थी जो नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में थी, उसके दबाव में उनको अपना फैसला बदलना पड़ा।
और उस समय अटल जी ने भी ये बयान दिया था कि राष्ट्र धर्म का निर्वाह नहीं हुआ। तो क्यों, जब उनके पार्टी के ही लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, अगर सब कुछ ठीक था तो फिर ऐसी बातें क्यों उठ रही फिर आपकी पार्टी में ऐसा क्यों? मेरी पार्टी में ऐसा प्रफुल्ल कुछ पटेल, भी नहीं है। मेरा सवाल पूरा हो जाए। प्रफुल्ल पटेल साहब साफ साफ बोल चुके हैं कि मोदी को जब क्लीन नहीं। चिट, तो नहीं, साफ उन्होंने मीडिया के सामने बोला। डीपी त्रिपाठी साहब बोल चुके हैं राहुल से बेहतर मोदी। देखिए, और अभी जो हमारी एनसीपी में पार्टी की अभी बयान 2 दिन पहले पार्टी में सबसे सुप्रीम कौन होता है? अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष की बेटी भी कुछ बोली नहीं, है। कुछ उसका कोई महत्व नहीं है। संविधान जो है ना, संविधान के अनुसार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो बयान होगा वही पार्टी लाइन होगा। अभी उन्होंने बयान दिया है, कल के अखबारों में, सभी अखबारों में छपा है, जिसमें उन्होंने ये बात कहा है कि अगर मैं मुख्यमंत्री हूँ और मेरे मुख्यमंत्रित्व काल में अगर कोई घटना होती है तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, मैं रिस्पॉन्सिबल। ये अगर कोई कहता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो बेटी को कैसे समझाएंगे? वो तो साफ बोल रही अब है। वो क्या है मामला, उसमें हम नहीं जाना चाहते, लेकिन जो हमारे नहीं, वो भी आप पेपर की दुहाई दे रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बोला। बेटी ने भी मीडिया के माध्यम से बेटी का हम बता रहे हैं ना कि जो पार्टी का जो संविधान है उसके अनुसार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं ना, अगर हम भी कोई बात कहते हैं उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष कंट्राडिक्ट कर देते हैं तो पार्टी लाइन वो होगा, पार्टी लाइन हमारी बात तो उनकी निजी राय है। अब वो ज़रूर निजी राय होगी या नहीं होगी, हम नहीं कह सकते, हमने सुना नहीं उनकी बात। लेकिन अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि जो कल और परसों और आज भी उनका बयान इसमें आ रहा था, एक टीवी चैनल पर मैं देख रहा था, तो उसमें भी उन्होंने ये बात दोहराई है कि जो भी कुछ हुआ वहाँ उसके लिए उस समय के मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं और उनको इसके लिए क्षमा मांगना चाहिए। सुप्रिया जी ने साफ बोला है कि जब कोर्ट से बरी तो किस बात की क्षमा? भाई उनका कहना, अब हमने कहा ना कि उनको अपने ढंग से वो अपनी बात कह रही होंगे, क्या कहा, क्या किस संदर्भ में कहा, मुझे नहीं पता। अच्छा चलिए, एक नेता हो, दो नेता हो, तीन हो, आपके यहाँ तो एक पूरी फहरिस्त है कि मोदी की तारीफ करते जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो पहले दिन सबसे पहली शुरुआत प्रफुल्ल पटेल साहब ने की। पहले दिन से तारीफ कभी नहीं कहा उन्होंने। देखिए, वो टेक्निकल इशू है। जहाँ तक मोदी को दोषी ठहराने का सवाल है या मोदी के जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की हैसियत से उनको जो प्रोजेक्शन है, इसके बारे में हम लोगों की राय बिल्कुल स्पष्ट है पार्टी के अंदर, और वो ये है कि हम किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकते। हमारा उनके साथ वैचारिक मतभेद है, वो रहेगा। क्या गठबंधन नहीं होगा अगर इलेक्शन के बाद किसी तरीके के कोई रास्ते निकल के आते हैं? तो क्या गठबंधन नहीं होगा? क्योंकि क्या ये रास्ते तराशने का एक तरीका नहीं है कि गठबंधन, अगर सरकार में बने रहना है तो गठबंधन के लिए बिल्कुल नहीं रहेगा। सरकार में हम बने रहना नहीं चाहते हैं। 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो उस समय हमारी पार्टी नई पार्टी बनी थी और हमारे 8 सांसद जीत कर आए थे, और उस समय अटल जी ने स्वयं शरद पवार जी को ऑफ़र दिया था कि आप हमारे मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएं और एनडीए में के एक घटक बन जाएं। लेकिन उस समय उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया, और हम लोगों ने कांग्रेस से मतभेद होते हुए भी हमने कांग्रेस से हाथ मिलाया और कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई। तो ये बात स्पष्ट है कि हम किसी भी कीमत पर हम भारतीय जनता पार्टी जैसे सांप्रदायिक पार्टी के साथ हमारे दल का किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो सकता। कांग्रेस से आपके मतभेद आज भी साफ जाहिर होते हैं, उसके बावजूद भी सरकार को रेंगते हुए वहाँ पर आप लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं, या जो भी है, इसके मेन कारण क्या है? क्योंकि महाराष्ट्र का विकास, देश का विकास दोनों एनसीपी के माध्यम से कहीं ना कहीं हो सकता था, जो रुका हुआ नजर आता है। चाहे कृषि क्षेत्र में नहीं, अगर आप बात करें तो आप 2004 के बाद की बात करा जाए तो जहां पे आप लगातार सत्ता में रहे हैं केंद्र की, वहां पे ग्रोथ रेट घट रहा है। पिछले 10 साल में इस देश का जितना विकास हुआ और जितना यहाँ पूंजी निवेश हुआ, और आज भी जो मोस्ट फेवरेट कंट्री जो दुनिया में मानी जाती है उसमें भारत एक है। तो ये यूपीए की देन है, हमारे सरकार की देन है, जिस गठबंधन में हम हैं उसकी देन है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सोचने का, देखने का अंदाज अलग है, और होगा भी, क्योंकि वो विपक्ष में, जो विपक्ष में होते हैं उनको अच्छाई दिखाई नहीं पड़ती, उनको वो निकालते हैं कि कहाँ कहाँ खामियाँ हैं, तो इसलिए वो निकाल रहे हैं। तो उनको हम उनकी बात पर अगर हम चलना शुरू करें तो फिर एक कदम भी नहीं चल सकते।
तारिक भाई, अभी प्रधानमंत्री का कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ग्रोथ रेट पर सवाल था। उन्होंने कहा था कि हम 8 से 6 पर आए जरूर हैं, जिसकी कई उन्होंने कारण जरूर गिनाए। वैचारिक कारण हो सकते हैं, मतभेदिक कारण हो सकते हैं, कारण जरूर गिनाए, लेकिन उन्होंने ये बात माना कि हम ग्रोथ में खटे हैं। ये बात आप उन वो आंकड़े प्रधानमंत्री के द्वारा भी है, योजना आयोग ने भी माना है, फिर भी आप कह रहे हैं कि विकास हुआ है। नहीं, ये सही है कि हमारा एवरेज घटा है, पहले से हम नीचे गए, लेकिन जो 10 साल का अगर एवरेज आप निकालिएगा तो 60% से ऊपर हमारा विकास दर है। 10 साल का अगर एवरेज निकालिएगा, ठीक है, एक समय 9 पर हम गए थे, 9 से ऊपर भी गए, 9 के ऊपर आ गए थे। हाँ, वही करेंगे हम 9 को, वही तो करेंगे। एक बार एक समय ये भी था कि हम 9 के ऊपर गए, लेकिन सारी दुनिया में मंदी हुआ। अमेरिका जैसा देश उस मंदी को झेल रहा है, आज जापान झेल रहा है, दूसरे कंट्रीज झेल रहे हैं, एवं चाइना का जो है विकास दर वो भी घटा है। तो ठीक है, हम चूँकि हम इस बात को मानते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो डेवलपमेंट होता है उसको हम नकार नहीं सकते। आज जो ग्लोबल इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं, उस इकोनॉमी में हम पर प्रभाव पड़ना आवश्यक है। ग्लोबल इकोनॉमी की अगर आप बात करें तो ग्लोबल इकोनॉमी में आपकी ही एक वक्त सरकार थी नरसिम्हा राव साहब की, उस वक्त भी ऐसा प्रभाव आया था। उस वक्त भी आया था। 92 और 93 की बात की जाए, वो भी आंकड़े अगर देखे जाएं तो उस वक्त हमारा ग्रोथ रेट करीब 4 से 5 के बीच में अटका हुआ था। उस ग्रोथ रेट को नरसिम्हा राव ने गिरने नहीं दिया था उस वक्त के। अगर 4-5 से नीचे कहा जाता है नहीं, तो उस अब धीमे धीमे जब हम बढ़ रहे थे, उन्नति की ओर आ रहे थे, 9 पे पहुंचे, फिर हम अचानक आ गए 6-7 ऐसा होता है हर देश के साथ। लेकिन वहीं पर मैं नरसिम्हा राव की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने गिरने भी नहीं दिया। हम तो बता रहे हैं वो संभाल ले गए थे। और उस वक्त प्रधानमंत्री, हमसे बेहतर इकोनॉमी है चीन की, अब वहाँ भी दर गिरा है, तो क्यों नहीं रोक लिया उन्होंने? जबकि वहाँ डिक्टेटरशिप है, हुकूमत एक पार्टी की हुकूमत है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ जिस प्रकार की व्यवस्था है, उसमें हम लोग अगर इतनी तेज़ी से आगे बढ़े हैं तो ये हमारी सरकार की देन है। महंगाई दर हुई है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन महंगाई क्यों हुई? सरकार की देन है नहीं, ये डिमांड बढ़ा है। पहले और आज के लोगों में उनकी जो परचेज कैपेसिटी है वो बढ़ी है। हमारी पैदावार नहीं घटी है। हमारे यहाँ अनाज की कमी नहीं है, सब्ज़ी और फल की कमी नहीं है, दूध की कमी नहीं है, लेकिन इन चीज़ों पर डिमांड बढ़ा, लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ा। मनरेगा जब से आया, मनरेगा की वजह से जो मिनिमम वेजेस थे इस देश के अंदर वो बढ़ गए। नहीं तो उसके पहले लोग एक्सप्लॉइट करते थे मज़दूरों का, आज वो एक्सप्लॉइटेशन बंद हो गया क्योंकि मिनिमम वेजेस वहाँ मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशन हुआ है। मनरेगा के भी आंकड़े कई बार चौंका देते हैं, देखने में आता है, कई बार सुनने में भी आया है। मनरेगा के ऊपर भी शिकायतें बहुत आई हैं। देखिए, शिकायत तो हर प्रोग्राम में आएगी। कोई भी आप प्रोग्राम करेंगे तो उसमें शिकायत आएगी। आपके टीवी के बारे में भी शिकायत आ जाएगी, आपके चैनल के बारे में भी शिकायत होगी, आपके स्टाफ में भी कुछ असंतोष होगा। सबको आप संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन तरीका ये है कि हम जो पॉलिसी हमने अपनाया उस पॉलिसी का क्या फ़ायदा हुआ देश को, ओवरऑल देखा जाता है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रखेंगे। उसके बाद एक बार शरद पवार साहब और राहुल गांधी की भी थोड़ा सा उस पर भी चर्चा कर लेंगे। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। तारिक अनवर साहब से बातचीत चल रही है और वो बात बता रहे थे कि महंगाई के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण की मांग बढ़ रही है। प्रधानमंत्री भी हिंदुस्तान के कई बार कह चुके हैं कि मांग बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, आदमी कमाने लगा इसलिए महंगाई बढ़ रही है। तो क्या ये कारण सफिशिएंट लगते हैं आपको? क्या हम बैकफुट पे नहीं आ रहे हैं कहीं कि हम अपनी मांग, जैसे जनता की मांग बढ़ रही वैसे से हम डिमांड को पूरा करने की कोशिश तो करें? कोशिश पूरा कर रहे हैं, अपनी पैदावार हमने बढ़ाई है। हमने आज कृषि के क्षेत्र में एक रिकॉर्ड बनाया है। 1947 के बाद इस साल जितना हमने पैदा किया है, तमाम रिकॉर्ड्स को हमने तोड़ा है। चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो सब्ज़ी हो, किसी आइटम को आप ले लीजिए। एक समय था कि बाहर से अनाज आया करता था हमारे देश में, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट छोटा मोटा नहीं कर रहे हैं। 2,40,000 करोड़ विदेशी मुद्रा हम ला रहे हैं कृषि के माध्यम से। तो ये रिवोल्यूशन आया है हमारे देश में। इस बात की सराहना होनी चाहिए। बहुत लेट नहीं आया। लेट इसलिए आया कि हमारे देश की जो व्यवस्था है, हम चीन की तरह, जैसा हमने कहा कि हमारे यहाँ वन पार्टी रूल नहीं है, हमारे यहाँ मल्टी पार्टी रूल है।
और इसलिए हमको सभी पार्टी को विश्वास में लेकर चलना पड़ता है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, हमारे यहाँ और दूसरी चीज़ें हैं, तो उसको फेडरल स्ट्रक्चर हमारे देश का है, तो ये समस्याएं हमारे सामने आएंगी। लेकिन उसके बावजूद जो विकास हुआ है, ये हर क्षेत्र में आप देख लीजिए, कोई क्षेत्र उठा लीजिए, चाहे बिजली एक हो। आंकड़ा है हाँ, मेरे पास, बताइए। 2009 में कृषि मंत्री हमारे शरद पवार साहब जब हुए थे, उस वक्त की कृषि दर अगर देखी जाए तो लगातार घट रही थी। उसके बाद जब ये कृषि मंत्री हुए, उसके बाद यूपीए 2 का शासनकाल आया, फर्टिलाइजर की कमी का सामना पूरे किसानों को करना पड़ा, 3 साल तक लगातार करना पड़ा, 2009 से 2012, 2013 की शुरुआत कही जाए और 2014 का चुनाव कहा जाए। इसमें फर्टिलाइजर अच्छा मिला किसानों को, आज उसका परिणाम देख सकते हैं कि आप रिकॉर्ड तोड़ पैदावार की बात कर रहे हैं। देखिए, पहली बात पहले क्यों नहीं ये कर पाए हम, ये पहले क्यों नहीं सुधार पाए? नहीं, फर्टिलाइज़र जो है हम इंपोर्ट करते हैं ज़्यादातर। जो देखिए, आज हम पर जो एक दबाव है वो है पेट्रोलियम का, पेट्रोलियम पदार्थों का। क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थ हमारे यहाँ करीब 80% हम इंपोर्ट करते हैं, इसलिए जब बाज़ार, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उसकी कीमत बढ़ती है तो उसका असर हम पर पड़ता है। ठीक उसी तरह से फर्टिलाइज़र जो बनता है वो उसी से बनता है, पेट्रोलियम पदार्थ से बनता है, तो उसकी भी कीमत बढ़ती है अंतर्राष्ट्रीय। तो हमारे यहाँ हम लोगों ने इंपोर्ट किया है, उसमें सब्सिडी भी दी है। धीरे धीरे हम लोग उसको कोशिश कर रहे हैं, उसको लिबरलाइजेशन कर रहे हैं कि लोग अब जो बड़े किसान हैं, जो वो अपना इतने सक्षम हो चुके हैं कि वो बाज़ार से ख़रीद सकते हैं। पहले वो हम लोग उस पर सब्सिडी दे के किसानों को दिया करते थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार भी होता था, किसानों को मिलता भी नहीं था, जेन्युइन होता भी नहीं था। तो ये सारी बातें, लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि हम स्वावलंबी हैं, हर क्षेत्र में स्वावलंबी है। फर्टिलाइज़र में भी हमारे यहाँ पैदावार बढ़ी है और हम लोगों ने कोशिश की है। बाहर से आज भी इंपोर्ट होता है, लेकिन वो धीरे धीरे कम हो रहा है। मोदी की लहर को आप किस तरीके से देखते हैं, कहाँ है लहर? मोदी की तो हमको नहीं लहर दिखाई पड़ती है। लहर बनाने की कोशिश ज़रूर हो रही है। जिस प्रकार से अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं उनके विज्ञापन पर, और उनके जिस तरह से तेल साबुन का विज्ञापन होता है, उसी तरह से नरेंद्र मोदी का विज्ञापन निकल रहा है। हम लोग रोज़ अखबारों में देखते हैं, तो टीवी में देखते हैं। तो ये बीजेपी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, लेकिन कोई लहर नहीं है। युवा जोश की कोई युवा जोश वगैरह नहीं है, वो सब खाली कहने वाली बात है। देखिए, नरेंद्र मोदी आज तक नेशनल पॉलिटिक्स में उनका कोई युवा जोश राहुल गांधी का नारा है। नहीं, नेशनल पॉलिटिक्स में कोई भूमिका उनकी नहीं रही है नरेंद्र मोदी की। और जब तक आप नेशनल पॉलिटिक्स का कोई अनुभव नहीं होगा, आप कैसे देश चलाएंगे? आप एक स्टेट में के मुख्यमंत्री रहे हैं और आप सोचते हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री बन के देश को चला लेंगे। राहुल गांधी के को भी ये समस्या झेलनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास भी अनुभव नहीं है। तो फिर आप समर्थन कैसे, किस बिहाफ पर दे रहे हैं कि क्योंकि वहाँ का तो अभी तो कोई तय नहीं हुआ है कौन प्रधानमंत्री बनेगा। अभी तो खुद ही कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हम प्रधानमंत्री का फैसला बाद में करेंगे। लेकिन चेहरा तो राहुल का ही उतारा नहीं, चेहरा ठीक है, वो अपनी पार्टी का चेहरा लाएंगे। हम अपनी पार्टी का चेहरा लाएंगे। जो अपने अपने पार्टी के जो नेता होते हैं उनका चेहरा आगे लाया जाता है। क्या यूपीए की अगर सीटें सही तरीके से आ जाती हैं, जो अभी तक आंकड़े और सर्वे बार बार कह रहे हैं कि नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अगर आ जाती हैं, तो राहुल अगर पीएम कैंडिडेट होते हैं तो आप क्या राहुल के पक्ष में खड़े होंगे? देखिए, जो गठबंधन की राजनीति होती है उसका फार्मूला ये है कि हर पार्टी अपना नेता चुनती है। अगर कांग्रेस अपना नेता राहुल गांधी को चुनेगी प्रधानमंत्री के लिए, तो जो घटक दल हैं वो उनको समर्थन करेंगे, क्योंकि ये फार्मूला है। हम इम्पोज नहीं कर सकते उनको कि आपको ये नेता नहीं चाहिए, नेता नहीं बना सकते। अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे चाहे देश नहीं, बिल्कुल नहीं हम आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि ये अगर हमको आप अभी एक बार गठबंधन का जो धर्म है वो उसके अनुसार हर पार्टी को, जैसे हमारी पार्टी से कौन मंत्री बनेगा ये फैसला हमारी पार्टी करेगी। डीएमके से कौन बनेगा, एडीएमके से कौन बनेगा, जो पार्टी अगर उसमें रहेगी, घटक दल रहेगी, समाजवादी रहे, जो भी रहे, उनको ये अधिकार है। जैसे आज ही हम मंत्री बने तो हम थोड़ी कांग्रेस से पूछने गए हमारे शरद पवार जी, तारिक अनवर को हम मंत्री बनाना चाहते हैं। उन्होंने नाम दिया प्रधानमंत्री को कि हमारे ग्रुप से या हमारे पार्टी से तारिक अनवर मंत्री बनेगा। भाई अभी आप एक तरफ मोदी की बात बता रहे हैं कि उनको राष्ट्रीय नेतृत्व करने का क्षमता नहीं है, राहुल गांधी में भी आप यही कमी बता रहे हैं। हाँ, फिर भी आप ये बात कह रहे हैं कि राहुल के हाथ में देश सौंप दो।
नहीं, ये हमने नहीं कहा है। हमने कहा कि ये फैसला कांग्रेस को करना है, ये कांग्रेस का अपना फैसला होगा कि वो तो किसको। कांग्रेस के अब गलत अभी तो फैसले कांग्रेस, पर अभी तक तो कांग्रेस के, मेरा सवाल बिल्कुल सिंपल सा है, क्या कांग्रेस के गलत फैसले पर भी आप उसके नहीं, साथ खड़े होंगे? गलत फैसला होगा ही नहीं। जब वो मेजोरिटी से फैसला होगा तो गलत फैसला नहीं होगा। जब अगर जनता स्वीकार करेगी किसी को, तो फिर तो उसको स्वीकार करना पड़ता है ना। लेकिन हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि डेमोक्रेसी है, आप किसी को कोई पद दे दीजिए, लेकिन जब तक उसके अंदर क्षमता नहीं होगी, तो उसके अंदर काबिलियत नहीं होगी, वो कामयाब नहीं हो सकता है। आप किसी आदमी को पर इम्पोज नहीं कर सकते। शरद पवार साहब के हटने का सबसे बड़ा रीजन कांग्रेस से कुछ इसी तरीके के था कि विवादों का एक जो पुलिंदा था वो पवार साहब के सामने था। परिवारवाद की कई बार आरोप लगे, इस तरीके के आरोप कांग्रेस के अंदर खींचातानी में लगते रहते हैं। ऐसे में राहुल गांधी को फिर से एक बार ये बात मानी जा रही है कि गांधी परिवार के होने की वजह से उनको यहाँ पर अप्रोच किया जा रहा है, चेहरा बनाया जा रहा है। ये बार बार आरोप चाहे विपक्ष लगाए, कई बार आपके घटक दल भी लगा देते हैं कि राहुल गांधी में इस तरीके का अभी नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। ये आप भी कह रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि नहीं, एक्सेप्ट है। नहीं, हम ये कह रहे हैं, ये हमने कभी नहीं कहा कि उनमें क्षमता नहीं, अनुभव का हमने बताया। क्षमता तो वो तो जब उनको मौका मिलेगा तब वो बताएंगे कि उनके अंदर क्षमता है या नहीं है। हम क्षमता की बात हमने कभी नहीं कही। हमने इतना कहा कि अनुभव की आपने तुलना की नरेंद्र मोदी से कि राष्ट्रीय राजनीति की उनको भी उतनी अनुभव नहीं है, वो मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया है। तो ये बात अक्सर ही उठती है और ये लोग कहते हैं इस बात को कि राहुल गांधी को भी जो राष्ट्रीय राजनीति का अभी उतना अनुभव नहीं है, लेकिन क्षमता नहीं है ये हम नहीं कह सकते। तो अनुभव नहीं है तो इसके मतलब ये है कि या तो क्योंकि वो मंत्री कभी नहीं बने, इसलिए उनको उस बात का अनुभव नहीं है। अगर वो मंत्री बन गए होते मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में, तो यकीनन उनको एक अच्छा अनुभव मिल जाता, उससे उनको सीखने का मौका मिलता। लेकिन स्वयं उन्होंने कहा कि हमको नहीं बनना है मंत्री। अच्छा, इसके अलावा भ्रष्टाचार के ऊपर आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे, लगातार लगते रहे कि ये भ्रष्टाचार, चाहे 2G घोटाला हो, इसके अलावा इसका कोयला घोटाला हो, कई तरीके के आरोप से आपको रूबरू होना पड़ा। ये बात अलग है कि आपका कोई मंत्री उसमें इंक्लूडेड नहीं हुआ, लेकिन पवार साहब के ऊपर भी आरोप लगे लेट लतीफ़ी के, कि डिसीजन लेने में लेट लतीफ़ी कर जाते हैं। कोई लेट लतीफ़ी नहीं करते। अगर लेट लतीफ़ी करते तो एग्रीकल्चर में रिवोल्यूशन कहाँ से आता। दूसरी बात कि भ्रष्टाचार का जहाँ तक मसला है, भ्रष्टाचार में जो भी लोग लिप्त थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, अदालत में मामला है, अदालत अगर उनको दोषी ठहराएगा तो जेल भी जाएंगे और गए हैं लोग। अच्छा, आपकी पार्टी में, क्या आपकी सरकार में सीबीआई का दुरुपयोग नहीं हुआ? कोई दुरुपयोग नहीं हुआ। सीबीआई के डायरेक्टर को एक मंत्री अगर ये दिशा निर्देश देता है कि ये कदम उठाया जाए, तो मंत्री गए ना भैया, तो ये गलत तरीका, मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा ना। तो अप्रोच तो हो गई ना। नहीं, कुछ भी हुआ हो, आप सामने तो आ गए जनता के, उसकी सजा तो उनको मिल गई ना। अगर कोई आदमी गलत करे और उसको सजा ना मिले तब आप कह सकते हैं कि साहब आपने उनका पक्ष किया। अगर बात छुप जाती तो फिर बात बिल्कुल नहीं, छुपने वाली बात ही नहीं थी। तो जब जितने भी, जैसे रेल मंत्री के खिलाफ आया, जो भी, जब उस समय तत्काल रेल मंत्री जो थे उनको भी इस्तीफा देना पड़ा, लॉ मिनिस्टर को भी इस्तीफा देना पड़ा, ये कम्युनिकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा, कई मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को एक स्कैंडल में वो आ गए, स्कैम में उनका नाम आ गया, उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। अजीत पवार तो साहब को देना पड़ा। और बाकायदा उसकी इंक्वायरी चल रही है, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अजीत पवार साहब को भी देना पड़ा था। उनको भी देना पड़ा था, उसका भी इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसकी भी जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई उसके बाद दोबारा उनको शपथ दिलाया गया। तो हम लोगों ने कभी भी इस बात को दबाने की कोशिश नहीं की, भ्रष्टाचार को दबाने की कोशिश। तो फिर आप येदियुरप्पा को गलत कैसे कह सकते हैं कि आप कहते हैं कि येदियुरप्पा गलत है, वो भी भ्रष्टाचारी हैं, जब उन्होंने भी तो इस्तीफा दे दिया था। उनको जब क्लीन चिट मिली तो बीजेपी ने गले लगा लिया। आज आप उनको भ्रष्टाचारी कहते हैं और आप अश्वनी। हम उनको भ्रष्टाचारी नहीं कहते हैं, अगर उनको क्लीन चिट मिल गया तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। और जब दंगे से क्लीन चिट मिल गई मोदी को तो फिर आप उनको दंगाई क्यों कहते हैं? इसलिए कह रहे हैं कि वो अभी पूरी तरह से वो मामला खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आज ही आप अखबार में आपने पढ़ा होगा कि अच्छा, आप ये बताइए, मिसेस जाफरी ने उनके खिलाफ एक एप्लीकेशन दिया है सुप्रीम कोर्ट में और कहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तारिक भाई, दोनों बातों में बड़ा डिफरेंस है। अश्वनी कुमार को आप खाली मंत्री पर हटाकर आप कहते हैं कि बस ये सजा बहुत है, पवन बंसल को आप मंत्री पर हटा के कहते हैं सजा बहुत है, टिकट ले लो भाई, लड़ो हमारे यहाँ से, ये सजा बहुत है। और एक आदमी एक कोर्ट से छूट जाता है,
आपकी पार्टी के अंदर बस खाली आप मंत्री हटा दीजिए और गले लगाए रखिए। पवन बंसल साहब पर डायरेक्ट कोई अश्वनी कुमार जी के ऊपर अश्वनी डायरेक्ट जी है, पर भी डायरेक्ट नहीं था। डायरेक्ट उन्होंने डायरेक्टर को बोला है। डायरेक्टर को, चूंकि वो लॉ मिनिस्टर है, तो लॉ मिनिस्टर ये बोल सकता है कि फाइलों में ये इस तरीके लिखो, हम नहीं तो फंस जाएंगे। नहीं, ये सब नहीं लिखा। उन्होंने कहा था, उन्होंने फाइल मंगा के देखा था और ये देखने का अधिकार उनको है लॉ मिनिस्टर को। लॉ मिनिस्टर ने उसमें कई चीजें नोट भी कराए थे, ये शायद हलफनामे में सीबीआई ने लगाया है। जो उन्होंने किया उसका सजा उनको मिल गया ना भाई। किसी को राजनीति में अगर उसको पद से आप हटा देते हैं तो अपने आप में ये एक सजा है। वही दो आंखें फिर से, येदियुरप्पा के लिए दूसरी और मोदी के लिए येदियुरप्पा दूसरी। के लिए मेरी कोई आंखें नहीं है। येदियुरप्पा को हमने कभी नहीं कहा, अगर उनको निर्दोष ठहरा दिया है कोर्ट ने तो फिर उनको लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो एक तरीके से बीजेपी में भ्रष्टाचार इस मामले पे अब आप उसमें नहीं देखते भ्रष्टाचारी? नहीं, अगर हमने देखा नहीं है, हमने उनके बारे में क्या रिपोर्ट आई है मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। अगर उनको निर्दोष करार दे दिया गया तो मैं समझता हूं कि फिर उसमें कोई प्राथमिक जांच में वो निर्दोष हो। हाँ, कोई उसमें ऑब्जेक्शन की आवश्यकता नहीं। अगर मामला कोर्ट में चल रहा है तो अलग बात, हम नहीं कह सकते। नहीं, प्राथमिक जांच में वो निर्दोष मुझे हो गए। मैंने उस केस का बहुत हमने स्टडी नहीं किया। चलते चलते एक आखिरी सवाल भी कर लेते हैं, मोदी सांप्रदायिक हैं या नहीं? अभी कोर्ट के फैसले के बाद की बात कर रहे हैं, अभी आगे फैसला क्या होगा, आगे के कोर्ट में जाएगा मामला, तब की बात अलग है। अभी नरेंद्र मोदी पूरी तरह से सांप्रदायिक, उसका एक एग्जाम्पल नहीं, कई एग्जाम्पल है। उसका पहला एग्जाम्पल ये है कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, एक भी मुस्लिम को उन्होंने मंत्री नहीं बनाया। उन्होंने एक भी एमएलए का टिकट मुसलमान को नहीं दिया, मुस्लिम को नहीं दिया। आप कहते हैं कि मुख्य धारा में मुसलमान आए, कैसे आएगा जब उसको आप रिप्रेजेंटेशन नहीं दीजिएगा, प्रतिनिधित्व नहीं दीजिएगा? तो ये माइंड सेट है उनका। सुप्रिया जी को और जैसा उनका माइंड सेट है उसके हिसाब से वो सुप्रिया जी को, सुप्रिया जी अपनी बात कहे, उनसे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ आपने जो सवाल किया उसका यही जवाब है कि ये इनका माइंड सेट है और ये माइंड सेट उनका भी और ये पूरी तरह से कॉमनल है। और ये आज तक जितने भी इन्होंने कदम उठाए, देखिए गुजरात के अंदर जो मुस्लिम बच्चों के लिए स्कॉलरशिप गया, वो स्कॉलरशिप नहीं बांटा गया। जो भी यहाँ से माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट से जो भी यहाँ से स्कीम गई, उस स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया गुजरात में जानबूझ के। तो ये आदमी का पार्टी के अंदर माइंड सेट है और वो माइंड चेंज नहीं होता है। जब चलिए हमने मान लिया कि आपकी बात का बिल्कुल एक सीधा सा सार है कि सांप्रदायिक है। अपनी पार्टी के अंदर कैसे समझाएंगे डीपी त्रिपाठी साहब को, प्रफुल्ल पटेल साहब को, सुप्रिया जी को? सबको हम समझा लेंगे, चिंता मत कीजिए। फिर भी सब समझा लेंगे। वो तो खुलेआम कहते हैं, कहने से क्या होगा, वो जानते हैं माइंड्स। हम लोग इस मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाले। तो बिल्कुल साफ है कि इस मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और एक तरीके से जिस तरीके के बयान पार्टी के अंदर भी एक बार मतभेद दिखा देते हैं कि सुप्रिया जी कुछ और कहती हैं, तारिक साफ साफ कहते हैं कि सांप्रदायिक मोदी अभी भी है। लेकिन इन सब के बीच में कहीं ना कहीं राजनीति का वो पहलू देखने वाली बात है कि जो बार बार बता रहा है कि ऊंट किस ओर बैठेगा वो राजनीति में वोट के बाद ही तय हो पाएगा। लेकिन अभी तक ये साफ है, चाहे राहुल हो या मोदी हो, कोई इतना सक्षम नहीं है कि अभी देश की सत्ता को उसके हाथ में दे दिया जाए। ये एक तरीके से देखा जाए तो बयानों में साफ नज़र आ जाता है तारिक जी के। लेकिन इन सब के बावजूद भी जनता जो फैसला लेगी वही जनार्दन है, उस फैसले के आधार पर तारिक साहब भी उसी रास्ते चल देंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। जिया न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी है।